हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप अच्छे ही होंगे। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूं आप हमेशा हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। आज 10वीं कक्षा में मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं और आज हम पढ़ेंगे वाक्य रूपांतरण, जो हमारी बोर्ड की परीक्षाओं में 3 मार्क का पूछा जाता है। आपने 9वीं कक्षा में वाक्य के बारे में नहीं पढ़ा है, आपने 8वीं कक्षा में वाक्य के बारे में पढ़ा था। इसलिए मैं थोड़ा रिवीजन से स्टार्ट करूंगा, यानी कि हम थोड़ा सा पूर्व ज्ञान के ऊपर चलेंगे। यानी वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण भाषा की सबसे छोटी इकाई है। वर्ण यानी कि स्वर और व्यंजन, अ, आ, ई, इनको हम स्वर कहते हैं, और क, ख, ग, च, ट, इन सबको हम क्या कहते हैं? व्यंजन कहते हैं। तो जब स्वर और व्यंजन मिलाकर के शब्दों का निर्माण करते हैं, यानी कि वर्णों के सार्थक समूह को शब्द कहते हैं। और जब ये शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त हो जाते हैं, तब ये शब्द पद कहलाते हैं। जैसे नयन, कमल, तालाब, पिताजी, बच्चे, ये सभी शब्द हैं। और जब ये शब्द वाक्य में प्रयुक्त हो जाएंगे तो यही शब्द पद कहलाएंगे। जैसे कि यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, तो बच्चे यहाँ पे पद है, खेल यहाँ पे पद है, रहे यहाँ पे पद है। तो जो शब्द व्याकरण के नियमों में बंधकर वाक्य में प्रयुक्त हो जाता है वही शब्द पद कहलाता है। व्याकरण के नियम अर्थात लिंग, वचन, कारक, उनसे बंधा हुआ होता है। जब शब्द व्याकरण के नियम में बन जाएगा तो वाक्य बन जाएगा। तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं, अर्थात शब्दों का वह समूह जो कोई सार्थक अर्थ प्रदान करता है उसे हम वाक्य कहते हैं। समझ में आया? शब्दों का वह समूह जो सार्थक अर्थ प्रदान करता है उसे वाक्य कहते हैं। जैसे यहाँ पे बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, सार्थक अर्थ मिलता है हमें। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, सार्थक अर्थ मिलता है हमें। रिया चित्र बना रही है, सार्थक अर्थ मिलता है हमें। सैनिक देश की रक्षा करता है, सार्थक अर्थ में वाक्य। वाक्य के 2 अंग होते हैं। जब वाक्य बनता है तो उसमें एक कर्ता, कर्म और क्रिया। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे यहाँ पे कर्ता है, खेल रहे हैं क्रिया है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी यहाँ पे कर्ता है, क्या पढ़ रहे हैं, क्या करके जब हम क्रिया के साथ प्रश्न करते हैं क्या पढ़ रहे हैं, अखबार पढ़ रहे हैं, तो कर्म आ जाता है, और पढ़ रहे हैं यहाँ पे क्रिया है। यानी वाक्य की रचना के लिए कुछ अंगों का होना अनिवार्य है। इस तरह से वाक्य के 2 अंग होते हैं। वाक्य के अंग हैं उद्देश्य और विधेय। वाक्य के 2 अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य क्या है और विधेय क्या है? वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए, अर्थात जैसे ये वाक्य है बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे खेल रहे हैं वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? बच्चों के बारे में कहा जा रहा है, बच्चे खेल रहे हैं। यहाँ पे पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, किसके बारे में कहा जा रहा है वाक्य में? पिताजी के बारे में कहा जा रहा है। रिया चित्र बना रही है, वाक्य में किसके बारे में कहा जा रहा है? रिया के बारे में कहा जा रहा है। उद्देश्य यहाँ पे लिखा हुआ, वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं। अर्थात वाक्य में जिसके बारे में कहा जा रहा है, कौन व्यक्ति क्या कार्य कर रहा है, इसके बारे में जब कहा जाता है तो उसे उद्देश्य कहते हैं। यहाँ पर बच्चे उद्देश्य हैं, पिताजी यहाँ पे जो लिखा है वो उद्देश्य है, और यहाँ रिया उद्देश्य है, क्योंकि वाक्य में इनके बारे में कहा जा रहा है। उसके बाद आता है विधेय। विधेय की जो परिभाषा है, उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए वह विधेय कहलाता है। यानी उद्देश्य के बारे में, यानी कर्ता के बारे में जो रेस्ट सेंटेंस है हमारा, यानी वाक्यांश है, वो कर्ता के बारे में कुछ बताए उसे हम विधेय कहते हैं। अब खेल रहे हैं,
यहाँ से पूरा आ गया, खेल रहे हैं, कौन खेल रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं। तो इतना जो भाग है वो किसके बारे में बता रहा है, कर्ता के बारे में बता रहा है। तो ये यानी विधेय जो है वो उद्देश्य के बारे में बता रहा है। अखबार पढ़ रहे हैं, कौन अखबार पढ़ रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो ये जो रेस्ट वाक्यांश है वो किसके बारे में बता रहा है, पिताजी के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पिताजी उद्देश्य है और अखबार पढ़ रहे हैं विधेय है। रिया चित्र बना रही है, रिया चित्र बना रही है। अब चित्र बना रही है, कौन बना रही है, इसके बारे में जो वाक्यांश है वो किसके बारे में बता रहा है, रिया के बारे में बता रहा है। तो यहाँ पर रिया उद्देश्य है और चित्र बना रहा है वो विधेय है, यानी कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। बच्चे, पिताजी, रिया यहाँ पे सभी कर्ता हैं और जो विधेय है उसमें आता है कर्म और क्रिया। यानी वाक्य के जो दो अंग हैं उसमें आते हैं उद्देश्य और विधेय। और उद्देश्य को कर्ता कहते हैं हम और विधेय में कर्म और क्रिया आते हैं। उद्देश्य में कर्ता का विस्तार भी होता है, जैसे वीर हनुमान ने लंका जला दी। अब वीर हनुमान, तो वीर जो हनुमान है उसके लिए वो एडजेक्टिव लग गया, यानी विशेषण लग गया। तो वीर हनुमान यहाँ कर्ता का विस्तार हो गया। अयोध्या के राजा राम ने लंका के राजा रावण को मारा। अब अयोध्या के राजा राम, तो कर्ता का विस्तार हो गया। ये राम के साथ इतने शब्द जुड़े हुए हैं कि अयोध्या के राजा, इतने शब्द और राम, और हम सीधा भी कह सकते थे कि राम ने रावण को मारा। तो यहाँ पे कर्ता का विस्तार, जो कुछ अधिक शब्द कर्ता के साथ जुड़ जाते हैं तब हम उसे कहते हैं कर्ता का विस्तार। और यहाँ किसको मारा, रावण को मारा। तो यहाँ रावण का विस्तार हुआ, लंका के राजा रावण को मारा, लंका के राजा रावण। तो ये यहाँ पे कर्म का विस्तार हो गया। तो यहाँ पे उद्देश्य के अंदर कर्ता का विस्तार भी हो सकता है और विधेय के अंदर कर्म और क्रिया का विस्तार हो सकता है। कि वह खाता खाता जा रहा था। अब खाता खाता भी क्रिया जा रहा था तो क्रिया का विस्तार हो गया। यानी कि कई क्रिया मिलकर के एक क्रिया बनाएंगे तो वो क्रिया का विस्तार हो जाता है। कर्म के साथ कुछ अन्य शब्द जुड़ जाएंगे तो कर्म का विस्तार हो जाएगा। जब कर्ता के साथ कुछ अतिरिक्त शब्द जुड़ जाएंगे, विशेषण आदि, तो वो कर्ता का विस्तार कहलाता है। एक बार मैं आपको पुनः रिवाइज करा देता हूं उसको। वाक्य किसे कहते हैं, शब्दों का वह सार्थक समूह जिसका कोई अर्थ निकलता है उसे हम वाक्य कहते हैं। संक्षिप्त में कहें तो शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ये यहाँ वाक्य दिए हैं, बच्चे खेल रहे हैं, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, रिया चित्र बना रही है, एक सार्थक वाक्य। वाक्य के दो अंग थे, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य वाक्य में जिसके बारे में कहा जाए उसे उद्देश्य कहते हैं और उसमें कर्ता और कर्ता का विस्तार आते हैं। विधेय उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए, उद्देश्य के विषय में कुछ कहा जाए उसे विधेय कहते हैं। कर्म व क्रिया का विस्तार इसके अंतर्गत आते हैं। अब वाक्य, उद्देश्य, विधेय आदि के समझने के बाद हम समझेंगे वाक्य के भेद, यानी वाक्य के कितने भेद होते हैं। उसके आधार पर वाक्य का फिर रूपांतरण हम पढ़ेंगे। अब पढ़ते हम वाक्य के भेद। वाक्य के भेद, वाक्य के दो भेद होते हैं, अर्थ के आधार पर और रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद होते हैं जो हमारी 9वीं कक्षा में इस साल से जुड़े हैं। यानी कि सरल वाक्य जिनको विधानवाचक कहते हैं, प्रश्नवाचक, इच्छावाचक, संदेहवाचक, आज्ञावाचक, संकेतवाचक और विस्मयवाचक, जो हम 9th में पढ़ेंगे इस साल से। लेकिन हमारे 10th बोर्ड में जो पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं रचना के आधार पर। तो हम रचना के आधार पर ही पढ़ेंगे। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद होते हैं। कौन कौन से, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। सरल वाक्य क्या है, सरल वाक्य मैंने आपको उद्देश्य और विधेय पढ़ाया, उसको थोड़ा पकड़ करके चलेंगे हम। उद्देश्य और विधेय, इस वाक्य में उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं।
इस वाक्य में उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं किंतु विधेय एक ही होगा। अर्थात कर्ता एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन मुख्य क्रिया एक ही होगी। जैसे सैनिक देश की रक्षा करते हैं। अब सैनिक यहाँ पे कई है, एक नहीं है, कर्ता कई है, यहाँ पे सैनिक एक नहीं है। सैनिक देश की रक्षा करता है, देश की रक्षा करते हैं, रक्षा करना क्रिया एक ही है, सभी सैनिक मिलकर एक ही काम कर रहे हैं। बच्चे मैदान में खेल रहे हैं, बच्चे यहाँ पे कर्ता है, मैदान में खेल रहे हैं वहां का विधेय है और सभी बच्चे मिलकर के एक ही काम कर रहे हैं, खेलने का काम कर रहे हैं। यानी कर्ता कई हैं लेकिन विधेय एक ही है। उद्देश्य रिया और शिया, यहाँ पे खास ध्यान रखेंगे और का, रिया और शिया के बीच में और लगा हुआ है, जबकि और आगे हम जब पढ़ेंगे तो संयुक्त वाक्य बनाने के काम आता है। लेकिन यहाँ जो और हुआ है वो अलग स्थान पे प्रयुक्त हुआ है और जो संयुक्त वाक्य में होगा वो अलग स्थान पर प्रयुक्त होगा। उसको मैं बताऊंगा आपको जब संयुक्त वाक्य बनाएंगे तब। यहाँ पे और जो शब्द हुआ है वो दो संज्ञाओं के बीच में है, दो संज्ञाएं यहाँ पे, यानी दो कर्ताओं के बीच में है। सिया और रिया और सिया के बीच में है। दोनों मिलकर के एक ही काम कर रही हैं, पढ़ रही हैं। रिया और सिया पढ़ रही हैं तो भी यहाँ पर विधेय एक ही है, उद्देश्य एक से अधिक हैं। वह पढ़ने के लिए यहाँ आया है, वह पढ़ने के लिए आया है, तो वह पढ़ने के लिए आया है। तो जिस वाक्य में उद्देश्य एक से अधिक हो सकते हैं लेकिन विधेय एक ही होगा, अर्थात मुख्य क्रिया एक ही होगी, उसको कहेंगे हम सरल वाक्य। सरल वाक्य का अध्ययन करने के बाद हम अध्ययन करते हैं अब संयुक्त वाक्य। संयुक्त वाक्य क्या होते हैं? इस वाक्य में दो सरल वाक्य और, या, अथवा, किंतु, परंतु, इसलिए, ताकि, सो आदि योजकों से जुड़े होते हैं। यानी कि दो सरल वाक्य जो हम पहले पढ़ चुके हैं, जो दो सरल वाक्य हैं, दोनों सरल वाक्य इन योजकों से जुड़े हुए होंगे लेकिन अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, उनका पूर्ण अर्थ निकलता है। यानी हमने जो अभी सरल वाक्य पढ़ा है वही दो सरल वाक्य आपस में इन योजकों से जुड़े हुए होते हैं किंतु संयुक्त अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं, वो दोनों ही स्वतंत्र वाक्य होते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे मजदूरों ने काम किया, एक वाक्य हो गया, और घर चले गए, और से यहाँ पे जोड़ दिए, कौन घर चले गए? मजदूर घर चले गए। दो वाक्य हो जाए, मजदूरों ने काम किया और मजदूर अलग अलग करेंगे तो और मजदूर घर चले गए, मजदूर घर चले गए, दो वाक्य हो जाएंगे। यानी दो स्वतंत्र वाक्य जब योजकों से जुड़े हुए होते हैं तब संयुक्त वाक्य बनते हैं। उसने खाना खाया, एक वाक्य हो गया, उसने खाना खाया और सोने चला गया। उसने खाना खाया, एक वाक्य हो गया, सोने चला गया, दूसरा वाक्य हो गया, और से यहाँ पे ये जुड़ा हुआ है। अगला वाक्य देखिए, उसने परिश्रम किया था, उसने परिश्रम किया था, एक वाक्य हो गया, इसलिए से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, इसलिए वह सफल रहा, दो वाक्य हो गए, वह परिश्रम के कारण सफल रहा, सरल वाक्य हो जाएगा इसका। तो यहाँ अगला जो वाक्य है, वह धनवान है, एक वाक्य हो गया, वह धनवान है किंतु से यहाँ पे जुड़ा हुआ है, सुखी नहीं है, किंतु सुखी नहीं है। तो दो सरल वाक्य जब योजकों द्वारा आपस में जुड़े हुए होते हैं उन्हें हम कहते हैं संयुक्त वाक्य। दोनों वाक्य स्वतंत्र होते हैं, अर्थ के लिए एक दूसरे पर आश्रित नहीं होते हैं। संयुक्त वाक्य के बाद अब हम पढ़ते हैं मिश्र वाक्य। मिश्र वाक्य क्या होता है? मिश्र वाक्य में एक से अधिक उपवाक्य होते हैं, उनमें एक उपवाक्य प्रधान होता है, अन्य उपवाक्य उस पर आश्रित होते हैं। यानी कि दो सरल वाक्य नहीं होते, एक मुख्य उपवाक्य होता है और दूसरे जो उपवाक्य होते हैं वही प्रधान उपवाक्य के ऊपर
अर्थ के लिए आश्रित रहते हैं। मिश्र वाक्य की पहचान करें तो वाक्य के अंदर की, यदि, अगर, तो, जो, जब, तब, ज्यों ही, त्यों ही, उतना, जितना, जैसे, वैसे, यद्यपि, तथापि, जहां, वहां आदि योजकों से ये जुड़े होते हैं। अर्थात आदि योजकों का इस वाक्य में प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखते हैं, रहीम बोला। अब रहीम बोला, अब ऐसा लग रहा है ना कि हमें पीछे से यार कुछ वाक्य में से कुछ काट लिया हो, ये वाक्य पूरा नहीं हो रहा है। तो रहीम बोला कि वह केरल जाएगा। अब इसको मिलने के बाद किसे यहाँ पे जुड़ा है, वह केरल जा रहा है, वह केरल जा रहा है। इसमें भी कौन केरल जा रहा है, इसमें भी से हमें, इस वाक्य में भी हमें ऐसा लग रहा है कि यार उसमें से भी कुछ काट दिया है। एक उपवाक्य रहीम बोला, रहीम ने कहा। दूसरा उपवाक्य वह केरल जा रहा है, अर्थात कौन जा रहा है। तो यहाँ पे पहला प्रधान वाक्य क्या, रहीम बोला, ये प्रथम जो उपवाक्य हो गया, इसे हम प्रधान उपवाक्य बोलते हैं। और दूसरा है वह केरल जा रहा है, यह वाक्य इसके ऊपर आश्रित है। रहीम बोला, इसके ऊपर वह केरल जा रहा है, यह वाक्य इसके ऊपर आश्रित है। इसलिए हम इसमें दो सरल वाक्य नहीं होते। साधारण वाक्य या संयुक्त वाक्य की जो हमने पहले पढ़े उसमें दोनों ही सरल वाक्य तो होते ही हैं, सरल वाक्य में तो। और संयुक्त जो वाक्य था उसमें दो सरल वाक्य योजकों से जुड़े हुए थे, लेकिन इसमें उपवाक्य होते हैं, यानी कि पूरा अर्थ नहीं देते हैं। अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते। जो साहसी होते हैं, अब इसमें भी लग रहा जो साहसी होते हैं, कौन साहसी होते हैं, ये भी ऐसा लग रहा कि भाई ये भी अधूरा वाक्य है। जो साहसी होते हैं वे उन्नति करते हैं। तो वे उन्नति करते हैं, कौन उन्नति करते हैं, इसमें भी ऐसा लग रहा है कि हमें यहाँ से भी ये भी वाक्य पूर्ण नहीं हो रहा है, इसमें से भी हमने कुछ काट लिया हो। तो यहाँ पे ये जो से जुड़ा हुआ है, जो विशेषण बना देता है। जो साहसी होते हैं वे उन्नति करते हैं। तब कहते हैं हम पढ़ाई करो, पढ़ाई करो। एक तो बोल दिया, पीछे का वाक्य परीक्षा में पास हो सको, इनमें तो यहाँ ताकि से जोड़ करके पढ़ाई करो ताकि परीक्षा में पास हो सको, परीक्षा में पास हो सको उपवाक्य है, जो मुख्य उपवाक्य पढ़ाई करो के ऊपर आश्रित है। अगला जो हमारा वाक्य है, जैसे ही मैं घर पहुंचा, जैसे ही मैं घर पहुंचा वैसे ही लाइट चली गई। जैसे ही मैं घर पहुंचा तो क्या हुआ, यानी अब वाक्य में अभी भी ऐसा लग रहा है कि ये वाक्य पूरा नहीं हो रहा है। तो वैसे ही लाइट चली गई, अब ये वैसे ही लाइट चली गई तो उस वाक्य को भी हम पढ़ते हैं तो वो भी हमें अधूरा जैसा ही लगता है। अब दोनों वाक्यों को मिलाने के बाद पूर्ण अर्थ की प्राप्ति होती है। तो जहां पे जैसे ही मैं पहुंचा वैसे ही, ये दोनों योजकों का यहाँ प्रयोग हुआ है। तो जहां मिश्र वाक्य में दो उपवाक्य होते हैं जो हमारे इन योजक की, यदि, अगर, तो, जो, जब, तब, ज्यों ही, त्यों ही, उतना, जितना, जैसे, वैसे, यद्यपि, तथापि आदि योजकों का इसमें प्रयोग होता है। अब आप समझ गए होंगे कि मिश्र वाक्य क्या होता है। मिश्र वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य होता है और अन्य उपवाक्य उस पे अर्थ के लिए आश्रित होते हैं, उसे कहते हैं हम मिश्र वाक्य। आशा करता हूं आपको सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य समझ में आ गए होंगे। अब अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि सरल वाक्य से संयुक्त वाक्य कैसे बनाएंगे, सरल वाक्य से मिश्र वाक्य कैसे बनाएंगे, मिश्र वाक्य से संयुक्त और सरल वाक्य कैसे बनाएंगे, संयुक्त वाक्य से मिश्र वाक्य और सरल वाक्य कैसे बनाएंगे, और वही हमें परीक्षा में पूछा जाता है। इसलिए अगली वीडियो का इंतजार करें। तब तक के लिए नमस्कार।